दोस्तों मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी के बारे में परिचय। तो हम थोड़ा सा इस चैप्टर को डिस्कशन करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि ये जो क्लास होगी, यानी जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये बाइलिंगुअल होगी और आपकी जो बुक है इकोनॉमिक्स की वो दो सेक्शन में बटी हुई है, दो भागों में बची हुई है, दो खंडों में बटी हुई है, खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, दोनों ही चैप्टर्स को हम दोनों ही सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की जो डिमांड आ रही है वो आ रही है स्टैटिक्स के ऊपर, ठीक है। वो कह रहा है सर स्टैटिक्स कराओ, स्टैटिक्स हमें ज्यादा टफ लग रही है। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें पहले बता देना चाहूंगा कि ये जो यूनिट 1 है, देखिए आपके जो कई स्कूलों में टी आर जैन और वीके ओरी की बुक चल रही है, कईयों में सीबी सचदेव चलती है, ठीक है, प्राइवेट बुक्स हैं ये, और ये बुक्स चल रही होती है सीबीएसई के स्कूलों में, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो स्टैटिक्स का आपका चैप्टर है वो एनसीईआरटी ने या सीबीएसई ने इस तरीके से नहीं बांट रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है कि आपके बुक को जो चैप्टर को 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, स्टैटिक्स को टोटल 3 यूनिट में डिवाइड कर पाए। और आप देख पा रहे होंगे नीचे जो सेक्शन बी है उसके 4 यूनिट बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है, इसके 4 यूनिट बना रखे हैं आपके। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये जो 3 यूनिट है इनको आप 3 चैप्टर मत लेट कीजिए। इस एक यूनिट के अंदर तो चलिए एक चैप्टर है आपका जो टीआर जैन वीके और की बुक के अकॉर्डिंग, ये जो पहली यूनिट है वो तो एक चैप्टर के अकॉर्डिंग है, मतलब एक चैप्टर बराबर एक यूनिट है। लेकिन जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपके कम से कम टीआर जैन और वीके ओरी के 8 से 10 चैप्टर कवर होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो चैप्टर है ये टीआर जैन और वीके ओरी की बुक में 9th चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप 3rd चैप्टर है। तो एक चैप्टर ये मान लीजिए करीब करीब 7 या 8 चैप्टर ये हो गए मिला के। ये जो 3 सेकंड यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर आपको यहाँ सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये कम से कम 8 यूनिट के बराबर है, 8 चैप्टर्स के बराबर है ये एक यूनिट। तो इसलिए मैं ये जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, यानी जो 3rd यूनिट है यहाँ पे, इसको आप मान के चलिए 9th चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो आप इस तरीके से मिला लीजिएगा चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, और तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। मैं फिलहाल आपको इस वीडियो में आज पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट यूनिट कराने वाला हूँ, ठीक है। और देन आफ्टर हम सेकंड यूनिट करेंगे जिसमें आपके सेकंड चैप्टर से लेके 8th चैप्टर तक खत्म होंगे। फिर आपके 3rd चैप्टर से लेके, मतलब ये जो 3rd यूनिट है वो आपके 9th चैप्टर से लेके और आगे जितने भी चैप्टर हैं पूरी स्टैटिक्स की बुक के वहां तक के सारे होंगे। यानी बेसिकली इसमें हम स्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है मैं बार बार गला फाड़ के बोल रहा हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्टैटिक्स से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, यानी खंड अ यानी सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज हम पहला चैप्टर करेंगे सांख्यिकी का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। तो चलिए अब चलते हैं क्लास के जो ऊपर जो वीडियो लेक्चर है, जो चैप्टर है उसके ऊपर चलते हैं। और ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, खंड अ लिखा हुआ है यानी सेक्शन ए, अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये चैप्टर है, कुछ आपको बेसिक चैप्टर के रिलेटेड लिंक दे रखे हैं, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। देन आफ्टर हम धीरे धीरे आगे चैप्टर में चलेंगे और डिटेल में इन सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर काफी छोटा है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर बड़े होते जाएंगे, और एक आपको समरी टाइप में मैं आपको उसके जो मेन पॉइंट्स है, नोट्स है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गहराई में समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। फालतू की बकवास हम यहाँ पर नहीं करेंगे, मतलब जो टीआर जैन वीके ओरी में इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं भर भर के, और चैप्टर को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है या बुक को बहुत मोटा बना रखा है, वो काम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं भी वही काम कर रहा हूँ तो फिर मेरे वीडियो लेक्चर का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट स्टैटिक्स के जो मेन चीजें जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए, वो चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है अर्थशास्त्र को एक लड़के की तरह, एक बच्चे की तरह, बॉय की तरह बना के दे रखा है, और बोल रखा है इसके दिमाग में या इससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। यानी अगर आप अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों को भी समझना पड़ेगा जो यहाँ पे लिस्टेड की गई हैं। तो एक एक करके मैं पहले इनका नाम ले रहा हूँ डिटेल में, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहला है आपका अर्थशास्त्र में, यानी कि इस बॉय को अगर आप अर्थशास्त्र माने तो उसकी सोच है या उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। तो इकोनॉमिक्स की रिलेटेड चीजें क्या है? उपभोक्ता। अगर आप कभी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता यानी कि क्या? कंज्यूमर। उत्पादक यानी कि क्या? सप्लायर, ठीक है, प्रोड्यूसर। विनिमय यानी कि आपका जो लेन देन होता है, एक्सचेंज। वितरण यानी कि जो बंटवारा होता है आपका, ठीक है, आप आवंटन भी कह सकते हो इसको हिंदी में, ठीक है। दुर्लभता आपकी स्कैरिटी हो गई, ठीक है। सांख्यिकी हो गई आपकी स्टैटिक्स, आंकड़ों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, विश्लेषण यानी एनालिसिस, और निर्वचन यानी कि कम्युनिकेट करके उन तक बात पहुंचाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इंटरप्रिटेशन कह सकते हो आप इसको। अब अर्थशास्त्र के
अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। क्यों अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है? क्योंकि ये मनी के बारे में बात करता है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मनी। आपको मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की जो स्टैटिक्स चैप्टर है, मतलब स्टैटिक जो सब्जेक्ट है और अकाउंट जो सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट कॉमर्स वालों के एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, हालांकि स्टैटिक्स तो आपका जो है वो मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, और कहीं ना कहीं कॉमर्स के अलावा आर्ट साइड में भी इकोनॉमिक्स के बच्चों को मिलती है जो वो पढ़ते हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र है यानी जो इकोनॉमिक्स है और जो अकाउंट है, ठीक है, अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पैसे को समझते हैं। इट्स यानी कि इसमें हम एक डायलॉग मार सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी। यहाँ पर सब कुछ पैसे के बारे में, बिना पैसे के यहाँ पे कोई भी बात नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में जो भी चीजें होती है वो पैसे से, धन से रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा गया है। इट्स ऑल अबाउट मनी, ठीक है ना। तो धन का शास्त्र कैसे है, अब चीजों को हम समझेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में समझा रखा है। तो उपभोक्ता यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, तो उपभोक्ता जब वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बदले कुछ ना कुछ पे करेंगे, इसलिए धन का शास्त्र है। उत्पादक जो है वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो क्यों उत्पादन करते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पैसे कमाने होते हैं, प्रॉफिट लेना होता है, तो वो भी पैसे की बात हो रही है। घटक क्या है? अब इससे रिलेटेड धन के शास्त्र से यानी इकोनॉमिक्स से जो आप अर्थशास्त्र देख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या घटक है यानी क्या फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक्स में आते ही आते हैं। भाई अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको उपभोग पढ़ना ही पड़ेगा, यार सी बात है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स काम क्या करती है। इकोनॉमिक्स किसी भी देश के जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो किस तरीके से रन कर रही है, किस तरीके से चल रही है, इसके बारे में बात करती है। अरे बात समझे, यानी अगर हमारा देश एक इकोनॉमी है, भारतवर्ष एक इकोनॉमी है, तो अर्थव्यवस्था है, तो वो चल कैसे रहा है। अब उसको मैं आपको एक छोटे से बच्चे से रिलेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका एक छोटा भाई है या छोटी बहन है, तो वो छोटा बच्चा कैसे जीवित है, किस तरीके से चल रहा है दुनिया में, ठीक है। पहले वो कुछ खाता है, फिर उसको पचाता है, और देन उसके अकॉर्डिंग फिर वो ग्रो करता है। समझ पा रहे हैं आप? पहले वो कुछ खाता है, फिर उसको पचाता है, देन फिर वो ग्रो करता है। अब आप बताइए कि कोई बच्चा जो खाना खाता है और उसके बाद उसको ना पचा पाए तो उसकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी ना। तो सेम फंडा किसी भी इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में होता क्या बेसिकली कि जो इकोनॉमी है उसमें चीजें प्रोड्यूस होती हैं, पहले उत्पादन होता है, ठीक है ना, फिर उसको कुछ लोग उपभोग करते हैं, ठीक है। उपभोग के बदले वो उत्पादकों को पैसा देते हैं जिसमें उनका प्रॉफिट होता है, और फिर उस उत्पादन और उपभोग के तहत अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है, यानी कि आप कह सकते हो नए नए चीजें बनना होता है, उसके बदले वो इकोनॉमिक्स में टेक्नोलॉजी आती है, ग्रोथ होती है, देश में पूंजी निर्माण होता है, उसकी वजह से फिर देश ग्रोथ करता है, ठीक है ना। आज आपने देखा होगा इंडिया को आजाद हुए कम से कम 70 साल के आसपास होने वाले हैं, या हो भी चुके हैं शायद। आई होप कितना 1947 में हुआ था, तो आप मान के चलिए 3 साल उधर 1947 से 50 और करीब 20 साल इधर, करीब 73-74 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो 73-74 ईयर्स में हमने अपनी टेक्नोलॉजीज को कितना इंप्रूव किया, हम चांद तक पहुंच गए, और भी बहुत कुछ चीजें हमने बनाई है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी इकोनॉमी के मेन जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। यानी कि चीजें उत्पादित होनी चाहिए, यानी कि प्रोड्यूस होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए चीजों का इकोनॉमी में। अगर नहीं होगा तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी और देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और जब उत्पादन हो जाए, चीजें प्रोड्यूस हो जाए, तो उनका उपभोग होना यानी कि यूज होना, यानी कि उनका कंजम्पशन होना भी जरूरी है। अगर नहीं होगा तो भी देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें ऐसी पड़ी पड़ी वेस्ट हो जाएगी। जब तक वो चीजें बिकेंगी नहीं, कंज्यूम नहीं होंगी, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, अपने सप्लायर्स को उनका पैसा नहीं मिलेगा, तब तक वो फर्दर और चीजों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब खत्म हो जाएगा तो वो चीज उनको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, तो वो और प्रोडक्शन करेंगे और देश जो है वो बिना उत्पादन के खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उत्पादन और उपभोग दोनों आपको समझ में आ गया किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फिर हम विनिमय की बात करते हैं, लेन देन। अब देखिए इट्स ऑल अबाउट मनी तो है, लेकिन मनी के अलावा चीजों का जब लेन देन होगा तभी तो मनी का एक्सचेंज होगा ना। तो इसलिए विनिमय का यानी कि लेन देन करना भी जरूरी है, ठीक है। चीजों का खरीद बिक्री भी जरूरी है, विनिमय इसी को बोल रहा है। वितरण, बंटवारा, भाई देश में किसी चीज का प्रोडक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल हीरो बाइक बन गई, स्प्लेंडर बन गई, लेकिन स्प्लेंडर को जब तक वितरण नहीं होगा, जब तक उसका बंटवारा नहीं होगा, तब तक इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। जब तक स्प्लेंडर की कंपनी ने, हीरो की कंपनी ने स्प्लेंडर बनाई, लेकिन जब तक वो वितरण नहीं कर देगी, उसका आवंटन नहीं कर देगी, बंटवारा नहीं करेगी पूरे देश में, जब तक वो घर एक एक कंज्यूमर के घर तक नहीं पहुंचेगी, कोने कोने तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। बना के आप रख लो अपने घर में, क्या बेनिफिट है उस चीज का, समझ रहे हैं। तो ये चारों घटक है, चारों फैक्टर है जो इकोनॉमी पे पूरा इफेक्ट डालते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन, विनिमय यानी कि आप कह सकते हैं एक्सचेंज, और वितरण यानी कि आवंटन यानी कि बंटवारा, ठीक है ना। तो वो चीजें पहुंचनी चाहिए। फिर हम सांख्यिकी की बात करते हैं, परिभाषा। तो सांख्यिकी की परिभाषा आप दो तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अभी सिर्फ मैं आपको समरी बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। जस्ट ये चैप्टर की एक
कह सकते हैं मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसका इन डेप्थ डिटेल में भी चैप्टर करेंगे हम, ठीक है ना। और ये चैप्टर काफी छोटा है तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो परिभाषा की बात करते हैं कि सांख्यिकी की परिभाषा दो शब्दों में आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक वचन के रूप में और दूसरा बहुवचन के रूप में। तो सांख्यिकी जो है, स्टैटिक जो है, वो उसकी डेफिनेशन दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं विधि के चरण, ठीक है। विधि के चरण के रूप में आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का निर्वचन, मतलब ये स्टैटिक्स के विधि चरण मतलब स्टेप्स हैं। आ रही बात समझ में। जब हम स्टैटिक्स में डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, पहले आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, डेटा होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। डेटा होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर, यानी कि कुछ ऐसा डाटा जो कि मीनिंगफुल नहीं है, जब उसको मीनिंगफुल हम बना देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं राम 1991 ए ग्रेड 1992, ये कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि राम जिसका रोल नंबर 1991 था उसने 1992 में ए ग्रेड पाया, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो हमने डेटा को बेसिकली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। यही काम स्टैटिक्स आपका करती है। और ये काम क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आप समझिए कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, सर्वे करवाते हैं जो कंपनी वाले, वो किस लिए करवाते हैं? जब डेटा को वो कलेक्ट करेंगे, सर्वे करवाएंगे, तो उससे उनको ये पता चलेगा कि अगर कोई कंज्यूमर है, कोई यूजर है, कोई उपभोक्ता है, किन्हीं चीजों का ज्यादा उपयोग कर रहा है तो वो किन कारणों से कर रहा है। तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो सर्वे इसलिए करवाते हैं कि वो भी अपने प्रोडक्ट में उस चीज को डालते हैं, फिर उन खूबियों को डालते हैं जिससे कि उनका भी प्रोडक्ट ज्यादा बिके। और ज्यादा बिकेगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इकोनॉमी उनकी जो कह सकते हैं बूम होगी, बढ़ेगी। तो यही मेन रीजन होता है, हर कोई ग्रोथ चाहता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का अंदर स्टैटिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। स्टैटिक्स जो है हर कदम पे यूज होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स को समझने से पहले आपको इसके स्टेप समझने पड़ेंगे। तो स्टैटिक्स में क्या होता है? सबसे पहले आंकड़ों का संगठन होता है, ठीक है, यानी कि आंकड़ों का संग्रहण यानी इकट्ठा करना होता है। फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब ये संग्रहण होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर आंकड़ों का संगठन, ठीक है, यानी उसका ऑर्गेनाइज करना, उसको एक तरीके से व्यवस्थित करना। फिर उसका प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर उसका विश्लेषण करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं। फिर उसका निर्वचन करते हैं यानी उसके हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है ना। और निष्कर्ष निकालने के बाद जो सूचना है वो आगे आप अपने मैनेजमेंट तक देते हो, जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है उनको देते हो, और उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे वो एक फैसला लेते हैं। और इस तरीके से हम चीजों को आगे करते हुए बढ़ते हुए चलते हैं ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा चीजें ईजियर हो। यानी इकोनॉमिक एक तरीके से आपका जो बिजनेस है उसको ईजियर कर देती है, जिससे कि इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से रन करती है, ठीक है। तो ये इसके 5-6 स्टेप हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, देन संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, देन प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ डेटा, और देन आंकड़ों का निर्वचन यानी कि उनका निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। फिर मात्रात्मक प्रदर्शन भी होता है उसका, ठीक है। तुलना का कार्य और महत्व क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स करती क्या है, मैंने आपको बताया इन सारी चीजों से बेनिफिट क्या है। तुलना करना, कंपेरिजन करना इजी हो जाता है, आपके पास फैक्चुअल डाटा आ जाता है, आपके पास एक मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा आ जाता है, इसमें आपके पास क्वांटिटी होती है कि ये चीज कितनी परसेंट या कितना गुना हो गई है, ठीक है। कारण और प्रभाव आपको पता चल जाता है कि अगर कुछ गलत या कुछ अच्छा हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, यानी किसी की सेल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो क्यों बढ़ी है, या घट गई है तो क्यों घटी है। आर्थिक सिद्धांत का निर्माण, ठीक है, और भविष्यवाणी भी आप कर सकते हो इसके बेसिस पे। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं है तो फ्यूचर अच्छा कैसे होगा, तो अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो अगर आपकी कंपनी अभी अच्छा व्यवसाय कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर भी आपकी कंपनी का अच्छा है। तो आप इसके बेसिस पे, स्टैटिक्स के बेसिस पे भविष्यवाणी भी, फोरकास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में। अभी तक तो हम थोड़ा सा मोटा मोटा पॉइंट्स लेके पढ़ रहे थे, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। और मैं जैसा कि आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेज है हमारी, ये बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि जो नोट्स मिल पाए हैं वो हिंदी में ही मिल पाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बोल रहे हैं, समझने के लिए बोल रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं कि अर्थशास्त्र कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो यानी ये अर्थशास्त्र की एक तरीके से डेफिनेशन कह लो या मीनिंग, डेफिनेशन तो नहीं, मीनिंग समझाने की आपको कोशिश कर रहा है। डेफिनेशन तो आप कह सकते हो डबल कोट्स में होता है और किसी राइटर के द्वारा लिखी जाती है, तो उनका नाम भी इसके साथ आता है। तो ये डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, हाँ, बट इसका मीनिंग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए, मैं पहले आपको अपनी डेफिनेशन बता रहा हूं, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये काफी लंबी चौड़ी
मीनिंग या डेफिनेशन है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें। पहले अपनी डेफिनेशन बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक पेन कॉपी लेके बैठें ताकि साथ साथ आप चीजों को नोट भी कर लें, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा आलस तो आएगा आपको इसमें, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट समझ में आएंगे। तो आप पहले सुनिए ध्यान से कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या होता है, ठीक है। मीनिंग में समझा रहा हूं आपको कि अर्थशास्त्र कोई व्यक्ति या समाज, ठीक है, अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले, अर्थशास्त्र कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करें, इसका अध्ययन करने के अंतर्गत किया जाता है। अब ये तो इनकी डेफिनेशन है। अब एक बार आप मेरी डेफिनेशन सुनिए। मेरी डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। डेफिनेशन क्या है कि अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक लाइन को तोड़ के बताऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। तो अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में, दुर्लभता क्या होती है? स्कैरिटी, ठीक है। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में, दुर्लभता क्या होती है? स्कैरिटी, यानी कि कमी, कमी की स्थिति में, ठीक है। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में, कमी की स्थिति में चयन से संबंधित यानी चूज करने से संबंधित, रिलेट करता है, चूज करने से रिलेटेड, ठीक है, व्यवहार का यानी बिहेवियर का अध्ययन है, यानी स्टडी है। यानी इकोनॉमिक्स बेसिकली एक स्टडी है अबाउट द स्कैरिटी। स्कैरिटी की सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहेगा उसके बारे में हमें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बताता है। और यही जो है वो इकोनॉमिक्स का मूलभूत तत्व है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास चीजें कम हो तो हमें चीजों को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले कम रिसोर्सेज में, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, दो तीन वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग बहुत गहरा है, आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको यही समझा देना चाहता हूँ, बाकी वहां पे आपको सिर्फ रिमाइंड करा दूंगा। तो पहला जो मीनिंग या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुर्लभता वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, दुर्लभता वर्ड का मतलब होता है कमी, लेकिन किस तरह की कमी? इस तरह की कमी कि मांग की तुलना में, यानी डिमांड की तुलना में सप्लाई कम हो। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर जो है वो 900 किलो की डिमांड है मार्केट में, 900 केजीज की डिमांड है, ठीक है, टोमेटोज की मार्केट के अंदर, लेकिन आपके पास अवेलेबल है 600। तो बाकी 300 किलो के जो टमाटर की डिमांड होगी ना वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस केस में टमाटर जो है, टोमेटो जो है वो एक स्केयर गुड्स कहलाएगा, यानी कि दुर्लभ वस्तु कहलाएगी, ऐसी वस्तु जिसकी कमी है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये होती है स्कैरिटी, दुर्लभता। तो आपको पहले ये समझना है कि जब किसी वस्तु की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति कम होती है, ठीक है, डिमांड के मुकाबले उसकी सप्लाई जो है वो कम होती है, ठीक है, तो वो चीज दुर्लभ यानी स्केयर गुड्स कहलाती है, ठीक है। एक चीज तो आपको ये समझ में आई डेफिनेशन में। दूसरी चीज, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र है वो दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। तो चयन मतलब क्या होता है? चूज करना होता है। चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन, तो चयन मतलब चूज करना, उससे संबंधित रिलेट करने वाला व्यवहार यानी बिहेवियर का स्टडी है। आ रही बात समझ में? उससे रिलेटेड बिहेवियर का स्टडी है। तो अर्थात दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन, यानी हमें चूज करना पड़ता है कि हम लेट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 रुपए और उस 10 रुपए में आपके पास चॉकलेट भी आ सकती है और पेन भी आ सकता है, बट क्या आप दोनों ही चीजें ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप चॉकलेट लें या फिर आप पेन लें, है ना। तो ये इस एक स्केयर सिचुएशन है, स्केरिटी की सिचुएशन है। आप दोनों में से कोई एक ही चीज ले पाएंगे क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको खरीदने के, जो संसाधन है उसको खरीदने के, वो लिमिटेड है। 10 रुपए, अगर आपके पास 20 रुपए होते तो आप दोनों खरीद लेते 10-10 रुपए में, लेकिन सिचुएशन क्या है कि आपके पास 10 ही रुपए हैं और ये सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। और क्यों बनी रहेंगी वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि बनी रहेगी, ठीक है। हमेशा इंसान की इच्छाएं उससे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो पैसा होता है, उससे हमेशा उसकी इच्छाएं ज्यादा होती हैं, तो ये सिचुएशन तो बने रहना ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब इसका सॉल्यूशन सुनो। जब आपके पास एक चॉकलेट लेना है और एक पेन लेना है, दोनों में से आपको चूज करना है, तो कोई तो बोलेगा बहुत अच्छा बनने के लिए सर मैं पेन ले लूंगा, कोई बोल देगा कि सर मैं चॉकलेट ले लूंगी। तो ये सब कहने वाली बात है। एक्चुअली आप उस टाइम पे आपका एक्चुअल बिहेवियर ऐसा होगा कि सिचुएशन क्या है, लाइक आपका अगर एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम के लिए आप बाहर निकले हो, ठीक है, और आपके पास पेन नहीं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी पेन लेना, है ना। और अगर आप नॉर्मल हो, रिलैक्स हो, घर में हो, कोई ऐसी जरूरत नहीं लिखने पढ़ने की, तो आप फिर चॉकलेट लोगे, वहां पे प्रेफर करोगे, चॉकलेट खाने में मजा आ रहा है ना, तो चॉकलेट लोगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आदमी एक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो दुर्लभता की स्थिति में, कमी की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है, चूज करने से रिलेटेड बिहेवियर की स्टडी करता है, ठीक है ना। तो यही डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे डिटेल में मोड़ तोड़ के बहुत बड़ा करके बता रखा है। देखिए डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में, कमी की स्थिति में चयन से संबंधित, चूज करने से संबंधित व्यवहार का यानी कि बिहेवियर का स्टडी है, ठीक है ना, अध्ययन है। तो उसी को इन्होंने बोला, देखिए ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति या समाज, कोई व्यक्ति या पूरा समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले,
वैकल्पिक प्रयोग वाले में इसलिए बोला क्योंकि एक संसाधन जो है जिससे आप चीजों को खरीदते हो, या फिर आप पैसे का एग्जाम्पल ले लो, पैसे के वैकल्पिक प्रयोग, आप उससे मिठाई भी ले सकते हो, ठीक है, स्वीट्स भी खरीद सकते हो, और आप उससे स्टेशनरी गुड्स यानी कि पेन पेंसिल रबड़ भी खरीद सकते हो। तो एक ही, लेकिन एक चीज में खर्च करने का दूसरी चीज के लिए पैसा कम बचता है, तो इसलिए हमें वैकल्पिक प्रयोग वाले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। वैकल्पिक प्रयोग वाले अपने दुर्लभ संसाधनों का, दुर्लभ इसलिए बोल रहा है क्योंकि पैसा जो है वो हमेशा सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। एक चीज में खर्च करने का दूसरी चीज के लिए कम बचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो दुर्लभ है ना। जितनी जरूरत है उससे कम हमारे पास पैसा होता है हमेशा, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो असीमित होती हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जितनी उसकी जरूरतें उसकी संतुष्टि के लिए, तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच, यानी कि आप मान लो मिठाई लेनी है आपको दीपावली के लिए, ठीक है, और आपके पास पैसा मान लो 500 रुपए, लेकिन 500 रुपए का जो मिठाई भी लेना है वो किस तरीके से लिया जाए कि हर इंसान को, जितने भी लोगों तक मिठाई पहुंचानी वो अच्छी तरीके से पहुंच जाए। हमारे पास 500 रुपए और 10 लोगों को देना, तो 50-50 रुपए की मिठाई देनी पड़ेगी। तो ये जो बंटवारा करना पड़ेगा उसके हिसाब से कौन सी मिठाई लें, कौन सी ले नहीं लें, कितनी लें कितनी नहीं लें, ये सारी चीजों का जो स्टडी करना पड़ता है, ये आपका अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो यही जो इसका जो स्टडी है वही जो है इकोनॉमिक्स है। आ रही बात समझ में। फिर से एक बार बताऊंगा, अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में, कमी की स्थिति में, ठीक है, दुर्लभता की स्थिति में, कमी की स्थिति में चयन से संबंधित, चूज करने से रिलेटेड बिहेवियर का यानी व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। बाकी इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये इस पूरे का निचोड़ वही मिलेगा जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है। तो अर्थशास्त्र कोई व्यक्ति या समाज, अर्थशास्त्र में कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले, ठीक है, दुर्लभ संसाधनों का, वैकल्पिक प्रयोग वाले यानी डिफरेंट यूजेस वाले दुर्लभ संसाधनों का, जो कि बहुत कम मिलते हैं या मिलते हैं तो हमारे को लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, उसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है, या उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, कैसे करें इसका अध्ययन करता है, ठीक है ना। चूज करने से रिलेटेड अध्ययन से अंतर्गत आता है। तो इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सिचुएशन ऑफ स्कैरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन स्टडी, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सिचुएशन ऑफ स्कैरिटी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है इन द सिचुएशन ऑफ स्कैरिटी। तो आई होप मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे भी धीरे धीरे लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। जितने कम टाइम में मैं जितना ज़्यादा आउटपुट आपको दे पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है, ठीक है। तो उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो था ना इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र वाला है, ये पूरा सब्जेक्ट आपका जो है वो इकोनॉमिक्स का है। तो जब तक आप इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से नहीं समझ लेंगे, तब तक पढ़ाने का और मेरे अच्छी तरीके से बताने का कोई बेनिफिट ही नहीं, और आपके पढ़ने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट ही आपको अच्छे से नहीं पता है, उसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको समझाने पे बहुत ज़्यादा आपको जोड़ दिया है, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्कैरिटी की सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करती है, ठीक है। और वही डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी में भी बताई है, यहाँ पढ़ के भी समझाई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकियों में इतना टाइम नहीं लगने वाला, बाकी जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा था, उसको समझना ज़्यादा जरूरी था। तो उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता वह होता है, देखिए उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, एक उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है वस्तुएं, ठीक है, और एक होती है सेवाएं। तो दोनों में अंतर पहले समझ लीजिए। वस्तुएं जो होती है उनको स्टॉक कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे कुर्सी मेज टेबल चेयर, इनको आप रख सकते हो कहीं पे। लेकिन सेवाओं को यानी कि कोई सर्विस को आप स्टॉक नहीं कर सकते। सर्विस का मतलब क्या हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है मेरी तरफ से। एक डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो आपको अपनी सर्विस देता है, ठीक है, लेकिन उस सर्विस को आप कहीं इकट्ठा करके रख नहीं सकते हो, वो एट ए टाइम प्रोड्यूस होती है और कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो उपभोक्ता दोनों ही चीजों के होते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट जो है मेरे को पे करते हैं फॉर जो मैं पढ़ाता हूँ उनके लिए, है ना, उसके लिए, तो वो एक सेवा है। लेकिन आपका एक डॉक्टर इलाज करता है, वो भी एक सेवा है। एक वकील आपके लिए केस लड़ता है, वो भी एक सेवा है, ठीक है, सर्विस है। लेकिन आप कहीं से किसी फर्नीचर की दुकान से फर्नीचर खरीद के लाते हो, मशीनरी खरीद के लाते हो, वो क्या है, वो वस्तु है। तो वस्तु और सेवा में पहले डिफरेंस समझिए, फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता इन दोनों ही चीजों का, चाहे वस्तु हो चाहे सेवाएं हो, ठीक है, दोनों का क्या करता है, उपभोग करता है, ठीक है। उपभोग करता हूं तो उसको यूज करता है, और किस लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। और उसके लिए क्या करता है, सिर्फ उपभोग नहीं करता, पैसे भी पे करता है, मुद्रा व्यय करता है, ठीक है ना। तो एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मुद्रा व्यय करके, पैसे खर्च करके वस्तुओं और सेवाओं का यानी गुड्स का और सर्विसेज का
उपभोग यानी कि कंजम्पशन करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उत्पादक क्या है? वह व्यक्ति जो आय के सृजन के लिए, यानी आय के सृजन मतलब इनकम को प्राप्त करने के लिए, सृजन मतलब निर्माण करना होता है वैसे, लेकिन आय का सृजन मतलब यहाँ की पैसे को कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो फिर आता है सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर। वह जो किसी को भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है। मैं आपका एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सेवा प्रदाता हूँ। मैं आपको कोई सामान नहीं दे रहा, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ जिसके बदले आप लोग मेरे को पे करते हैं। तो ये क्या है? सेवा प्रदाता है। ठीक है ना। तो जो अपनी सर्विसेज देता है, बल्कि कोई सामान नहीं देता है। जैसे एक दुकानदार आपके लिए सामान बेचता है, ठीक है, आपको सामान देता है, उसके बदले आप पैसे देते हो। बट एक सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता आपको अपनी सेवाएं देता है, वकील अपनी सेवाएं देता है, डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है, एक टीचर आपको अपनी सेवाएं देता है, जिसके बदले सर्विसेज के बदले आप उसको पैसे देते हो। ठीक है ना। तो सेवा प्रदाता उसको बोलते हैं। सेवा धारक कौन होता है? जो सेवा को लेता है, जैसे आप स्टूडेंट्स, है ना। वह जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है, वो सेवा धारक होता है। ठीक है, वह जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। तो सेवा प्रदाता वह व्यक्ति जो भुगतान के बदले किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है, वो सेवा प्रदाता हो गया। और सेवा धारक कौन हो गया? ठीक है, जो सेवा, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है, उसको सेवा धारक भी बोलते हैं। ठीक है ना। अरे सेवा देने वाला, सेवा धारक और सेवा प्रदाता एक ही हो गया एक तरीके से। ये भी भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा देता है। ठीक है, इसको पैसे मिलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया टीचर, वकील और डॉक्टर, ये सेवाएं देते हैं और उसके बदले भुगतान मिलता है। और ये भी सेवा धारक भी वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है। मैं भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में। वैसे अपने लिए करोगे तो सेवा प्रदाता हो गया, सेल्फ, ये मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई। सेवा धारक में आप किसी और के लिए करते हो, बस ये डिफरेंस है। दोनों में ही आप सर्विसेज दे रहे हो, बट सेवा प्रदाता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो खुद अपनी सेवाएं दे रहा है। जैसे मैं हूँ, मेरा अपना सेंटर है, मैं आपको सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो मैं सेवाएं प्रदान करता हूँ और अपने लिए कराता हूँ, अपने लिए सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। मतलब जो सेवाएं दे रहा हूँ वो तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन पैसे अपने लिए कमा रहा हूँ ना, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ। तो वह व्यक्ति जो किसी भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा देता है, बट मेरे को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं है, तो ये सेवा प्रदाता हो गया। लेकिन सेवा धारक वह होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है, जैसे मजदूर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए जैसे जो लोग जॉब पे जाते हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं, तो सेवा धारक हो गए, नौकरी पेशा वाले। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक टीचर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो सेवा धारक हुआ, गवर्नमेंट को सेवाएं दे रहा है, उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। लेकिन सेवा प्रदाता में उस टीचर का अपना सेंटर है और वो खुद पढ़ा रहा है, अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो सेवा प्रदाता कहलाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब वाला सेवा धारक कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गतिविधियां की बात करते हैं, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। देखिए, गतिविधियां मतलब कि एक्टिविटीज। अब दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और एक गैर इकोनॉमिक। ये बहुत ईजी है, मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। जो पैसे कमाने के पर्पज से जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं, और जो पैसे कमाने के अलावा आप कह सकते हो एक तरीके से मदद करने के लिए हो गई, या किसी तरीके का नोबल काउस हो गया, तो वो गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं, जिसमें पैसे का लेन देन आवन जावन ना हो। ठीक है, वो गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाएंगी। अब आर्थिक गतिविधियों की बात कर लेते हैं। वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं। बहुत टिपिकल लैंग्वेज में बोला है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। आय का प्रवाह मतलब कि अब आय का प्रवाह क्या होता है वो देखिए, समझिए आप। जब हमारे में से कुछ लोग परिवार में से निकल के जाते हैं और मान लीजिए कोई फैक्ट्री उसमें काम करते हैं, तो हमने अपनी सर्विसेज दी, उन सर्विसेज के बदले हमारे पास पैसे आए और उन पैसों को फिर वापस हमने कंजम्पशन में खर्च कर दिया, कुछ कुछ अपने सामान लेने के लिए। तो पैसा पहले हमारे पास आया और उसके बाद फिर चला गया। तो ये जो आना जाना है इसको प्रवाह बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सचेंज होता है मनी का, गुड्स का, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? आय का प्रवाह। आय का प्रवाह क्यों? क्योंकि पैसा जो है एक तरफ से घूम के दूसरी जगह है, प्रोड्यूसर से सप्लायर से कंज्यूमर की तरफ जाता है, मतलब जो सर्विसेज देते हैं उनकी तरफ जाता है, और फिर सर्विसेज लेने वाले लोग ही उस पैसे को खर्च करते हैं अपने इनकम के रूप में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपनी सर्विसेज दी आप लोगों को और आपने मेरे को पैसे दिए, अब इस पैसे को मैं क्या करूंगा? फिर से कहीं खर्च करूंगा, अपने लिए राशन लेके आऊंगा, कपड़े लेके आऊंगा और भी चीजें लेके आऊंगा, तो ये पैसा फिर मैंने खर्च कर दिया ना। तो ये सर्कुलर फॉर्म में अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में घूमता रहता है ये पैसा, और इसी घूमने को आय का प्रवाह कहा जाता है। ठीक है ना, तो वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह की में वृद्धि करती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाते हैं। कुल मिला के जिससे पैसे का सृजन होता है, मनी का निर्माण होता है, यानी पैसे कमाए जाते हैं, उदाहरण के उत्पादन, उपभोग और आदि। कहने का मतलब है, मैंने बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें, जिन गतिविधियों से, जिन एक्टिविटीज से पैसे का फ्लो होता है, मनी का जो है वो घुमाव होता है, पैसे का आवन जावन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, जो पैसे कमाने के पर्पज से की जाती है। उत्पादन भी पैसे कमाने के लिए किया जाता है, उपभोग भी पैसे कमाने के बदले दिया जाता है। तो उपभोग करोगे तो आप पैसा नहीं दोगे ना, तो इसमें भी पैसे का फ्लो हो रहा है ना, ये आर्थिक गतिविधियां कहलाएंगी। ठीक है ना। गैर आर्थिक गतिविधियां क्या हो गई?
सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती। उदाहरण के रक्तदान, आपने जब रक्तदान किया, ठीक है, रक्तदान किया और उस रक्तदान को फ्री में कर दिया, मतलब आपने उसके बदले पैसे नहीं लिए, तब तो ये गैर आर्थिक गतिविधि है। लेकिन यही रक्तदान के बदले आपने पैसे लिए हैं, तो ये आपके लिए आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? जिससे मनी का फ्लो हो, पैसा या तो आए या तो जाए, ठीक है, वो आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और जिससे पैसे का आना जाना ना हो, वो गैर आर्थिक गतिविधि यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। दुर्लभता मैंने बहुत अच्छी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर समझाया था, बट फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, दुर्लभता से अभिप्राय उस अवस्था से जिसमें किसी वस्तु की सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। मैंने बोला था डिमांड के मुकाबले सप्लाई जब लो होती है तो वो स्थिति स्कैरिटी यानी कि दुर्लभता कहलाती है। ठीक है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो, ठीक है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो तो दुर्लभता यानी स्कैरिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब सांख्यिकी की बात कर लेते हैं। दो अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है सांख्यिकी को। एक है एक वचन के रूप में, एक है बहुवचन के रूप में। एक वचन यानी कि सिंगुलर फॉर्म में और बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में। तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं और पढ़ लेते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। यानी कि एक वचन के यानी कि रूप में यानी सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिक्स क्या है, एक विज्ञान है, एक साइंस है जो कि किसी विषय यानी सब्जेक्ट पर प्रकाश डालने के लिए, रोशनी डालने के लिए, उसके डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के यानी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसका संग्रहण, कलेक्शन, वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि कैटेगराइजेशन, प्रदर्शन, तुलना, कंपैरिजन और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। यानी उसमें इन सब चीजों को, इन सब स्टेप्स को करने की जो विधियां आती हैं, जो मेथड आते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी कि उसको डाटा के कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन तक की जो सारी विधियां होती है, ठीक है, यानी जो मेथड्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बताता है। तो वो एक वचन के रूप में सांख्यिकी हुई। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक तथ्यों के समूह से है। यानी कि जहां पर न्यूमेरिकल फैक्ट आ जाते हैं, डाटा आ जाता है, ठीक है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो जो क्या रखा है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। यानी जो डाटा एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मोड की बात कर लेते हैं, तो वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। अगर एवरेज जो है वो बच्चों के बीमार होने से और भी चीजों से इफेक्ट करता है। मान लीजिए किसी स्कूल में अटेंडेंस की एवरेज पता करते हैं, ठीक है, तो अटेंडेंस की एवरेज इस बात पर डिपेंड करती है ना, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो वो नहीं आएगा पेपर देने, तो उसकी अटेंडेंस लो होगी, तो उससे एवरेज भी हमारा डाउन जाएगा। तो इन सब चीजों पे डिस्कशन करता है, ठीक है ना। यानी कि बेसिकली इन चीजों के बारे में डिस्कशन करता है कि जो संख्यात्मक समूह है, यानी कि जो स्टैटिकल या जो न्यूमेरिकल फैक्ट है, वो किन चीजों से फर्क पड़ता है, किन चीजों से उन डाटा पे फर्क पड़ता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। बाकी डिटेल में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। सांख्यिकी आंकड़े, अब परिणात्मक आंकड़े होते हैं, जैसे छात्रों के अंक हो गए, व्यक्तियों की ऊंचाई हो गई, ये परिणात्मक आंकड़े हैं। और गुणात्मक में उनके गुण जिनमें पता चले, परिणात्मक में रिजल्ट पता चले, या फिर आप कह सकते हो न्यूमेरिकल फैक्ट के रूप में होगा ये। ठीक है, छात्रों के अंक हो गए, व्यक्तियों की ऊंचाई हो गई, इसमें कुछ ना कुछ फैक्ट है, तथ्य, मतलब ये जो आंकड़े हैं वो न्यूमेरिकल रूप में है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में होंगे। और जो गुणात्मक आंकड़े होंगे उसमें उनके गुणों के बारे में बात होगी कि वो कितना सुंदर है, वो कितना ईमानदार है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। सांख्यिकी के कार्य की बात कर लेते हैं। जटिल तथ्यों को सरल करना, ठीक है, जटिल तथ्यों को यानी कठिन चीजों को थोड़ा सरल आसान बनाना, तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करना, निश्चित यानी कि एक पर्टिकुलर फैक्ट के रूप में प्रस्तुत करना, है ना, यानी उसका निष्कर्ष निकाला जा सके, इस लेवल पे ले आना। ठीक है, नीति निर्माण में सहायता करना, यानी आगे की प्लानिंग करने में इजी करना, ठीक है, सहायता करना, पूर्वानुमान में सहायता करना, फोरकास्ट करने में सहायता करना, हेल्प करना, तथ्यों की तुलना करना, कंपेरिजन करना आपस में फैक्ट्स को, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना, व्यक्तिगत ज्ञान यानी कि किसी पर्सन की नॉलेज को बढ़ाना, उसके अनुभव को बढ़ाना। ठीक है, जब हमें हमारे सामने कोई रिजल्ट आएगा तो उससे हमें पता चलेगा ना क्या चीज अच्छी क्या नहीं खराब है, तो उससे हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा व्यक्तिगत, तो उस चीज को भी बढ़ाना इसका काम है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है भाई, महत्व तो पूछो ही मत, कितना ज्यादा महत्व है। अभी मैंने बहुत स्टार्टिंग में चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था इसका कितना महत्व है। अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की सहायता लेती है। अर्थशास्त्र की यानी इकोनॉमिक्स की जितनी भी ब्रांचेज है, फॉर एग्जांपल माइक्रो हो गई, मैक्रो हो गई, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक्स का उपयोग करती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। फिर आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में भी स्टैटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। स्टैटिक्स मतलब क्या, जहां पे नंबर्स आ जाए, ठीक है, तो नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बाजार संरचनाओं का अध्ययन करने में सहायता करती है,
ठीक है, बाजार के संरचना में स्ट्रक्चर्स का स्टडी करने में भी हेल्प करता है। गणितीय संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। गणितीय संबंध स्थापित करने का मतलब कि जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है किसी दो चीजों, जैसे मीन मीडियन और मोड में आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो इस चीज में भी हेल्प करता है। ठीक है, विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायता करता है। ठीक है, विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायता करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजों में हेल्प करता है। फिर सांख्यिकी के क्षेत्र पढ़ लेते हैं। आज के युग में सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र प्रतीत नहीं होता है जहाँ सांख्यिकी का प्रयोग ना हो। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग होता है, अलग अलग फील्ड्स में होता है। सभी क्षेत्र जैसे बैंक में, राजनीति में, बैंकिंग राजनीति में, आर्थिक अनुसंधान में। आर्थिक अनुसंधान क्या हो गया? जब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आप करवाते हो, ठीक है, व्यवहार आदि में। इकोनॉमिक सर्वे में तो सबसे ज्यादा होता है। वो एक ऐड आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो क्यों जानना चाहते हैं नमक है? क्योंकि अगर आपके टूथपेस्ट में नमक है और आपकी ज्यादा बिक्री हो रही है, तो अपने टूथपेस्ट में नमक, लौंग, इलायची, हीरा, जींग सब डाल देगा ताकि और ज्यादा उसका बिके, है ना। आपके टूथपेस्ट से उसका टूथपेस्ट बड़ा हो जाए, बेहतर हो जाए, और उसकी बिक्री ज्यादा हो, उसके सेल ज्यादा हो, ज्यादा मार्जिन कमाए, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उसकी कंपनी ग्रो करे। तो यही तो उद्देश्य है। तो इसलिए आर्थिक अनुसंधान किया जाता है। लेकिन इसके लिए हमको सर्वे कराना जरूरी है। सर्वे में हम पूछते हैं आप ये क्यों यूज करते हो, कितना % यूज करते हो, क्यों, क्या अच्छा लगता है इसमें, तो वो सब चीजों के लिए होता है। तो आर्थिक अनुसंधान में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। व्यवसाय आदि में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। ठीक है, व्यवसाय में तो यूज होते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको बताया अभी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो बिजनेस में इसका यूज होता है कंपेरिजन करने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए सर्वे करवाते हैं। सरकार को कुशल प्रशासन और नीति निर्माण के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। यानी कुशल प्रशासन के लिए क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स के यूज से सरकार को पता चलता है कि हमारा जो रिजल्ट है अभी तक कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके बेसिस पे वो कंपेरिजन करते हैं। जब कंपेरिजन करते हैं अगर लो होता है तो फिर उसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं और फिर कुशल प्रशासन करते हैं। यानी प्रशासन मतलब अच्छी तरीके से राजकाज कर पाते हैं, नीति निर्माण कर पाते हैं, अपनी प्लानिंग कर पाते हैं आगे तक के लिए, तो उसके लिए स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। सांख्यिकी की सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। अब देखो क्या है, गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती है। ठीक है, यानी कि वो क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मान लीजिए दो लोग हैं, दो मजदूर हैं कंपनी में, और एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन करता है, मतलब उसकी क्वालिटी ये है कि वो बहुत मेहनती है तो अच्छा प्रोडक्शन देता है, और दूसरा जो है वो कम अच्छी प्रोडक्शन करता है, तो वो इस चीज को काउंट नहीं करते। ठीक है, स्टैटिक्स इस चीज को काउंट नहीं करते, वो ओवरऑल लेती है, मीन निकालिए, एवरेज प्रोडक्शन कितनी है, वो एक एक इंसान पे अध्ययन नहीं करेगी क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनती है। तो गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, निकालने के लिए दोनों को ही निकाल सकती है, कुछ ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत इकाइयों से सरोकार नहीं रखती, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है ना। मतलब एक पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन नहीं करती है, ओवरऑल लेती है। हमेशा इसमें एवरेज निकलता है, मीन, मीडियन, मोड, मध्यिका, माध्य, ये सब जो भी निकलता है वो एवरेज निकालते हैं। किसी एक एक इंसान की व्यक्तिगत इकाइयों के ऊपर अध्ययन नहीं करते हैं। निष्कर्ष केवल औसत के रूप में सत्य होते हैं, यानी एवरेज के तौर पर सत्य होते हैं। मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ एवरेज के रूप में काम करती है। केवल विशेषज्ञ इसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं। अब विशेषज्ञ का मतलब है जिसने स्टडी की होगी स्टैटिक्स की, जिसको मीन, मीडियन, मोड वगैरह के कॉन्सेप्ट पता होंगे, फॉर्मूले पता होंगे, वही इनको कर सकता है। बाकी एक आम इंसान जो मजदूर है उसको क्या पता कि मीन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है ना। सांख्यिकी के आंकड़े एक समान समरूप होने चाहिए। सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वो एक समान होने चाहिए और समरूप होने चाहिए ताकि कंपेरिजन करना इजी हो, है ना। अलग अलग तरह के आंकड़े को, हेट्रोजीनियस डाटा को कंपेयर नहीं कर पाते हैं। सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है, इसका मिसयूज कर सकते हैं लोग। अगर पता चल गया आपकी कंपनी के बारे में स्टैटिक्स का जो भी है, उसको वो फैला सकते हैं, जिससे आपका मिसयूज हो सकता है, कंपनी का नाम खराब हो सकता है। ठीक है ना, अगर आपकी इनकम वगैरह अच्छी नहीं हो रही तो। बाकी इसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे और बाय।